जय हिंद दोस्तों। आज हम जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमारे जो सीरीज चल रही है उसमें आगे के प्रोविजंस हम पढ़ेंगे, जिसमें डेफिनेशन क्लॉज यानी इंटरप्रिटेशन क्लॉज हम देखेंगे। सेक्शन 1 एंड 2 हमने पिछली वीडियो में बात की थी, आप जाके उसको देख सकते हैं। उसमें इंट्रोडक्शन सेक्शन 1 और 2 डिटेल में हमने उसके ऊपर चर्चा की थी। हम हर सेक्शन के ऊपर डिटेल में हर एक पॉइंट के ऊपर हर एक वर्ड के ऊपर चर्चा करेंगे क्या कहना चाहता है। आज हम जो है डेफिनेशन क्लॉज को स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, सबसे पहली जो डेफिनेशन है सेक्शन 3 के अंदर आपको दिखती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसकी ये जो डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ये एक नेगेटिव डेफिनेशन है यहाँ पर, यानी ये डज नॉट कहता है, यानी नेगेटिव डेफिनेशन है। ये कहता है डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड। तो इसमें आप देखिए तो क्रॉप्स को नहीं लिया हुआ है, ग्रोइंग ग्रास जो है, ग्रोइंग क्रॉप्स ये ले लीजिए, ग्रास जो होता है उसको नहीं लिया हुआ है। और अगर आप देखें तो स्टैंडिंग टिम्बर, इसको भी नहीं लिया हुआ है। स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है, इसके ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट का केस देखेंगे जिसके हम इसके अंदर समझेंगे स्टैंडिंग टिम्बर। तो देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट नहीं दिख रही है हमें, तो हमें क्या करना होगा, सेक्शन 3 सब सेक्शन 26 जनरल क्लॉजेज एक्ट में हमें जाना पड़ेगा। जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है उसके अंदर हमें जाना पड़ेगा। जनरल क्लॉजेज एक्ट में हम उसको देखेंगे, उसके साथ रीड विद करेंगे। एक डेफिनेशन और इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है अटैच्ड टू अर्थ की। ये दोनों को हम जो है एक साथ पढ़ेंगे, अटैच्ड टू अर्थ। ये डेफिनेशन भी हम जो है इसको भी इसी के साथ कवर करेंगे। अटैच्ड टू अर्थ को भी हम जो है इसी डेफिनेशन के साथ कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखिए जनरल क्लॉजेज एक्ट में जो है अटैच्ड टू अर्थ भी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है, तो अटैच्ड टू अर्थ भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो देखते हैं, पहले अपन जो है ये क्रॉप्स कह रहा है, जो फसलें होती है, ग्रास हो गई, ठीक है, और स्टैंडिंग टिम्बर, ये तीनों चीजें आप देखिए तो ये जमीन से जुड़े हुए तो है, जमीन के अंदर से आ तो रहे, लेकिन फिर भी इसको क्यों बाहर किया हुआ है, क्योंकि टेम्पररी पीरियड के लिए। टिम्बर का हम अभी समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। तो पहले हम जो है 326 के ऊपर चर्चा करते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। तो देखिए ये पॉजिटिव डेफिनेशन है, ये बोलता है 320 लैंड, जमीन और बेनिफिट्स, जो जमीन के बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स आउट ऑफ लैंड। तो जो बेनिफिट्स ऑफ लैंड जो है, बेनिफिट्स ऑफ लैंड वो आते हैं। और फिर उसके बाद आप देखिए तो फिर हमें जो है आगे मिलता है अटैच्ड टू अर्थ के अंदर, जो यहाँ पर एक परिभाषा है कि जो है यहाँ पर अटैच्ड टू अर्थ की बात है। और उसके बाद आप देखेंगे अगला जो है उसके अंदर आपको बताएगा कि एनीथिंग विच इज फास्टेंड, ठीक है, जो अटैच टू अर्थ है उसके साथ कोई फास्टेंड कर दी गई चीज वो भी जो है अटैच टू अर्थ में आती है, यानी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा में आएगी, ठीक है। अगर आपको देखना है मूवेबल प्रॉपर्टी, पहले हम इमूवेबल देख रहे हैं, तो इमूवेबल पर की हम पहले चर्चा कर लेते हैं। लैंड, जमीन, आप जानते हैं ये जमीन का टुकड़ा है, ये बिल्डिंग हो सकती है जमीन के अंदर, ये लैंड के अंदर जो भी जमीन हो गई, ठीक है। पानी के नीचे जो लैंड होती है, वाटर, अंडर वाटर जो लैंड होती है, जिसको पाताल भी कहते हैं, वो भी जो है लैंड के अंदर आता है। अब जो आप देखते हैं, और कभी कभी जो है आप नदियां देखी होगी, नदियों के नीचे हमें जमीन दिखती है पानी के नीचे, तो वो भी लैंड में ही आता है, ठीक है। तो ये लैंड हो गई, पाताल भी लैंड में आता है, और लैंड के अंदर जो आप नदियों के अंदर देखते होंगे वो जो लैंड दिखती है वो भी। फिर बेनिफिट्स क्या होते हैं, जमीन से जो बेनिफिट्स आ रहा है, जैसे रेंट आ रहा है उस जमीन का, या फिर आप देखिए उस जमीन के ऊपर से कुछ भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो वो भी जो बेनिफिट है लैंड का वो जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। फिर आगे देखिए अटैच टू अर्थ, तो इसकी पूरी डेफिनेशन हम जो है यहां पर देख लेंगे सेक्शन 3 में। अटैच टू अर्थ बताइए। देखिए अटैच टू अर्थ होता क्या, ये बोल रहा है कि पहली चीज, अगर जो भी चीज इम्बेडेड है, इम्बेडेड का मतलब होता है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक जमीन है, ठीक है, उसको अगर हम खोदते हैं, ठीक है, ये इस जमीन को हमने जो है इसके अंदर इसको खोदा और इसके अंदर कोई पिलर्स बना दिए, ये पिलर्स बना दिए और बिल्डिंग खड़ी कर दी इसके ऊपर, पिलर्स के ऊपर जो भी पिलर्स, तो ये इम्बेडेड होगा। तो ये बिल्डिंग और वॉल के केस में ये इम्बेडेड हो चुका है, जैसे यानी एक जमीन इसके बिल्डिंग, तो ये भी अटैच टू अर्थ हो चुका है, ठीक है, तो ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। फिर आपको दिखेगा जो रूटेड, यानी जो जमीनी नेचुरल, रूटेड का जो सेंस है वो नेचुरल होता है, तो नेचुरली यानी ट्रीज जो होते हैं, ठीक है, और जो आपके मिलते हैं श्रब्स, जो बड़े पेड़ होते हैं, श्रब्स आपने देखा होगा बड़े पेड़, और हर्ब्स जो है जैसे मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह, तुलसी वगैरह के पौधे होते हैं, तो वो यहां नहीं आते, यानी ट्रीज जो बड़े पेड़। और ट्रीज में भी हम चर्चा करेंगे, शांति बाई
जो शांतिबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का 1958 का एक प्रसिद्ध केस आपको पता होगा, उसके ऊपर ट्रीज कौन कौन से ट्रीज जो है मूवेबल में आते हैं, कौन से इमूवेबल में, इस पर हम चर्चा कर लेंगे। ये स्टैंडिंग टिम्बर वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर हम देख लेंगे। ट्रीज जो है उसके अंदर जो पेड़ के जो तने वगैरह होते हैं वो टिम्बर ही होता है। फिर हम बात करते हैं इसी के अंदर कि अगर आप देखिए इम्बेडेड हो गया, रूटेड हो गया। अब इम्बेडेड से जो है यानी अटैच्ड टू एवरीथिंग विच इज इम्बेडेड इन अर्थ, अटैच्ड टू इम्बेडेड, यानी अगर आप देखिए तो यहां पर पंखे हो गए जो जमीन के अंदर हम जो है सॉरी दीवार के अंदर लगा देते हैं। जो एसी हो गया वो हम जो है जमीन में लगा लेते हैं, सॉरी बिल्डिंग में लगा लेते हैं। फिर आप देखिए तो आपका जो है वो हो गया आपका खिड़कियां हो गई, दरवाजे, डोर्स, विंडोज, ये भी अटैच टू अर्थ हो चुके हैं। तो ये आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंप्लीट डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, अब अगर आपको देखना है मूवेबल और कहां पर मूवेबल की परिभाषा है, तो सेक्शन 29 के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा है रजिस्ट्रेशन एक्ट में। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर एक कंप्लीट डेफिनेशन है मूवेबल की। बहुत सारी चीजें जैसे फ्रूट भी है, जो से फ्रूट्स वगैरह भी वहां पर बताए। ये 3 चीजें तो बताइए, क्रॉप्स, ग्रास, स्टैंडिंग टिम्बर, उसके अलावा भी ये बताया है। और अगर आप देखिए मूवेबल की तो सेक्शन 213 के अंदर सीपीसी में भी आपको इसकी परिभाषा मिलती है और 22 में भी मूवेबल की परिभाषा आपको मिल जाती है आईपीसी में। तो ये इतनी सारी जगहों पे मूवेबल की मिल जाती है। इमूवेबल की हमको जो है जनरल क्लॉजेज एक्ट हो गए, यहां मिल गई इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो ये ऐसे करके हमने इसको देख लिया। ठीक है, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा हुई। अटैच टू अर्थ भी हमने इसके साथ ही समझ लिया, ये अटैच टू अर्थ है। अब देखते हैं हम आगे की तरफ, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं इमूवेबल के अंदर कि इमूवेबल में क्या क्या चीजें आ सकती है प्रॉपर्टी। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ इंस्टांसेस है जो आपके सिविल जज में आते हैं कि एमसीक्यूज में कि कौन कौन सी चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। जैसे फेरीज हो गया, है ना, नदी के अंदर जो आप बोट चला के जो पैसा कमाते हैं, या फिर फिशरीज हो गया, मच्छी पकड़ने का अधिकार हो गया, कोई जमीन से सोना निकालने का अधिकार है। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के केसेस से आ रही है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सोना वगैरह निकालना, कोल माइन वगैरह से कोल निकालना, ये सब जो है आप जो कोई ट्रीज है, कोई भी फॉरेस्ट वगैरह में उसमें लक की चूड़ियां वगैरह बनती है, वो चीज हो गई। या फिर कोई भी ऐसी चीज जो जमीन के बेनिफिट्स वगैरह उससे जमीन से हमको मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। वैसे बहुत सारी चीज होती है। एक आपको जो है महाब्रह्मण, जो ब्राह्मण होते हैं, महाब्राह्मण, वो फ्यूनरल्स के ऊपर जो भी उनको जो ड्यूज वगैरह मिलते हैं, वो भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में बताया गया है। अगर आप देखेंगे तो कोई अच्छी सी बुक देखिए, उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। जो ये डेफिनेशंस वगैरह या जो बैलेट्स तो हम आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, लेकिन बुक्स के अंदर आपको और डिटेल में कुछ चीजें मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ये हम आगे की तरफ आप देखते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बाद जो दूसरी डेफिनेशन आपको दिखती है वो आपको दिखती है इंस्ट्रूमेंट की। इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? यहां पर बोला गया है कि नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। तो नॉन टेस्टामेंट्री तो हम समझ जाते हैं, टेस्टामेंट्री, लेकिन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? तो जैसे तो 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक नॉन टेस्टामेंट्री और एक टेस्टामेंट्री। तो टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विल, ये एक टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है विल, जो आपको दिखता है। ठीक है, तो अब वसीयत, जो वसीयत होती है, जो आप विल करते हैं, तो वो टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट होता है, वो यहां आता नहीं। टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट, यानी ये राइटिंग में एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा जो आपको जो इंस्ट्रूमेंट को बताएगा। ठीक है, तो ये नॉन टेस्टामेंट्री, यहां पर जितने भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, जैसे सेल हो गया, ये हो गया, फिर उसके बाद मॉर्गेज हो गया, गिफ्ट हो गया, ये सारे नॉन टेस्टामेंट्री। ठीक है, यानी इंटर विवोस आप जो है जितनी भी बात करोगे, 2 जीवित व्यक्ति ए और बी दोनों जीवित है, ये कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, तो ये नॉन टेस्टामेंट्री से हो रहा है। लेकिन ए एक वसीयत विल लिख के जाता है कि मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी बी को होगी, तो ये टेस्टामेंट्री। तो टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट यहां पर नहीं आते। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आप कमेंट में आंसर दीजिएगा कि विल की परिभाषा आईपीसी में कहां पर है। अगर आपको यह पता है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आगे की तरफ हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के बाद एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है अटेस्टेड की। अटेस्टेड की परिभाषा, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वप्रमाणित अटेस्टेड। अटेस्टेड की जो परिभाषा है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अंदर देखिए अटेस्टेड अगर जनरली देखा जाए तो उसको अपन कुछ पार्ट्स में पढ़ना पड़ेंगे, कुछ पार्ट्स। जैसे यहां पर बताया अटेस्टेड की परिभाषा अगर देखा जाए तो इंक्लूड्स, या आप समझ लीजिए इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट, ऐसा लिखा हुआ है कि अटेस्टेड इन रिलेशन टू इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट की अभी हमने परिभाषा पढ़ी कि इंस्ट्रूमेंट नॉन टेस्टामेंट्री होना चाहिए। तो इन रिलेशन टू इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स या मीन्स आप समझ लीजिए इंक्लूड्स। ठीक है, वेयर अटेस्टेड बाय
2 विटनेसेस, 2 विटनेसेस के द्वारा अटेस्टेड अगर हो रहा है, विटनेसेस कितने हैं, 2 विटनेसेस के द्वारा अटेस्टेड, यानी कंपलसरी आपको कम से कम 2 विटनेसेस चाहिए जो अटेस्टेड करेंगे। क्या करा उन विटनेसेस ने? पहला, अगर अपन इसको देखें तो 2 इंस्टांसेस में अपन इसको पढ़ सकते हैं। पहला सीन उन्होंने देखा है, क्या देखा है हम इसको आगे की तरफ देखेंगे। और दूसरा है रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो हम इसको 3 पार्ट में देखेंगे। अब सीन के अंदर क्या है कि जो दोनों विटनेस है उन्होंने क्या देखा है? पहला है इसके अंदर कि जो एग्जीक्यूटेंट है, एग्जीक्यूटेंट कौन है? जो उस इंस्ट्रूमेंट को बना रहा है, जो जैसे सेलर हो गया तो वो एग्जीक्यूटेंट हो जाएगा, बायर हो जाएगा तो वो एग्जीक्यूटेंट। याद रखिए ये जो दोनों विटनेसेस होते हैं ये पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। ये अगर आप देखें तो ये जो दोनों विटनेसेस होते हैं ये न्यूट्रल पार्टीज होते हैं। तो एग्जीक्यूटेंट को जो है उसने क्या किया है? साइन। इनने देखा है कि एग्जीक्यूटिव ने साइन किए। साइन जैसा अगर आप देखते हैं जो साइन होती है या फिर कोई इंप्रेशन है इसका, ठीक है, यानी अफेक्ट्स द मार्क, एक वर्ड लिखा हुआ अफेक्ट्स मार्क, इसका मतलब है कि अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है, अफेक्ट्स मार्क का मतलब है कि अपना थंब प्रिंट लगाना, अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति इलिटरेट व्यक्ति है तो उसके लिए ये यूज होता है। या फिर सीन के अंदर दूसरा हमको बी दिखता है कि या तो पहली ये कोई चीज की होगी, इन दोनों ने देखी होगी, या फिर किसी अदर पर्सन को, एग्जीक्यूटेंट के अलावा अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन, ठीक है, उसको क्या किया है? उसका साइन देखा है इन्होंने, या इसका भी इंप्रेशन यानी अफेक्ट्स मार्क, जो इसका मार्क होता है अफेक्ट्स जो भी इनने मार्क किया होगा, ठीक है। ये इस व्यक्ति के लिए एक चीज जरूरी है कि ये डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेंट में कर रहा है, यानी उसकी डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेंट, यानी एग्जीक्यूटेंट जो है उसकी डायरेक्शन में इसको जो है साइन वगैरह करना है। देखिए दोनों के अपन इलस्ट्रेशन देखते हैं। जैसे ए जो है ये बी को कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है और सी और डी ये जो है आपके विटनेस बनेंगे। तो सी ने इसको देखा हो उस डॉक्यूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट सेल का उसके ऊपर साइन करते हुए, तो ये सीन हो गया, साइन को उन्होंने देख लिया। या डी ने हो सकता है इसको बी को देखा हो, जो भी एग्जीक्यूटेंट है उनका जो ये समझ लीजिए थंब इंप्रेशन वगैरह लगाया, और यहां पर थर्ड पर्सन अदर पर्सन है कौन? तो ये समझ लीजिए अगर सी जो है अगर साइन कर रहा है जाके तो ये डी के लिए थर्ड पर्सन है। तो सी अगर यहां पर जो साइन कर रहा है अगर सी, तो यहां पर अगर सी साइन कर, सी भी साइन करेगा क्योंकि विटनेस है तो इसको भी अटेस्टेड करना जरूरी है। तो सी अगर साइन कर रहा है तो डी ने अगर सी को देखा है, ठीक है, और सी किसकी प्रेजेंट में साइन कर रहा है? ए की, तो जो डी ने सी को देखा है तो ये अदर पर्सन को डी ने देख लिया साइन करते हुए, या सी ने अगर थंब इंप्रेशन लगाया तो वो। अब रिसीव एक्नॉलेजमेंट, यानी ये दो बात तो हो गई। अब एग्जीक्यूटेंट से आपने एक्नॉलेजमेंट ले ली। एग्जीक्यूटेंट जो है, ये जो एग्जीक्यूटेंट है इससे आपने एक एक्नॉलेजमेंट ले ली। क्या चीज की? ये दोनों चीजों की। पहली चीज कि मैंने साइन कर दिया है या मैंने मेरा मार्क लगा दिया है खुद का, एग्जीक्यूटेंट का, एग्जीक्यूटेंट हिमसेल्फ, इसका हिमसेल्फ। या दूसरी बात, या एग्जीक्यूटेंट या अदर पर्सन का जो है, एग्जीक्यूटेंट ने अदर पर्सन को साइन करते हुए देख लिया है, साइन, या उसका मार्क जो है अफेक्ट्स मार्क यानी जो है उसका इंप्रेशन लगाते हुए देख लिया। तो ये तीन चीजें जो है अटेस्टेड को जो है अटेस्टेड बनाती है। यानी इसके अंदर ये चीजें इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन में, जहां पर अपन अटेस्टेड बाय टू विटनेस उन्होंने देखा है, क्या देखा है? ये देखा है और ये देखा है। और उन्होंने एक रिसीव किया। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि उनको एग्जीक्यूटेंट के द्वारा एक नॉलेज दिया गया, उनको बताया गया। तो ये बताया गया कि भैया देखो मैंने खुद ने कर दिया है साइन, या उस मेरा मार्क, या किसी और जो थर्ड पर्सन उनने साइन या उसका मार्क कर दिया। तो ये था। अब इसके अंदर कुछ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसा अगर आप देखें तो इसके अंदर अपन दो चीजें इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं। जैसे जो दोनों विटनेसेस है, ये जो दोनों विटनेसेस जो है, विटनेसेस मस्ट साइन इन प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट। इसका मतलब क्या है? यानी जैसे देखिए इसका मतलब यह है कि ए और बी जो है वो एग्जीक्यूटेंट, मतलब एग्जीक्यूटेंट ये रहा और सी और डी साइन कर रहे हैं। तो सी को अगर साइन करने जाना है यहां पर, तो ये जब ए मौजूद है, अगर ए का विटनेस है तो ए मौजूद है, उसकी प्रेजेंस में सी को साइन करना है। डी को साइन करना है तो इसका जो भी विटनेस अगर ये एग्जीक्यूटेंट है तो इसकी प्रेजेंस में जो भी एग्जीक्यूटेंट्स है उनकी प्रेजेंस के अंदर ही। अगर अपन एग्जांपल के तौर पे देखें तो अगर यहां देखें तो जो सी है ना, वो डी की प्रेजेंस में साइन करता है और एग्जीक्यूटेंट की प्रेजेंस में साइन नहीं करता, तो ये अटेस्टेड नहीं होगा। यानी एग्जीक्यूटेंट की प्रेजेंस में साइन करना जरूरी, ठीक है। ये पहली बात इसके अंदर और निकल के आती है। दूसरी बात है कि इन दोनों ने एक दूसरे को साइन करते हुए देखा हो, ये जरूरी नहीं है। नॉट नेसेसरी वाला जो पॉइंट है, नॉट नेसेसरी, यानी जो दो विटनेसेस है
नॉट नेसेसरी विटनेसेस हैव सीन ईच अदर, यानी ए और बी एग्जीक्यूटेंट है, सी डी जो साइन कर रहा है, तो ना सी ने डी को देखा जरूरी है ना डी ने सी को देखा जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। और लास्ट बात इसके अंदर है कि कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता अटेस्टेशन का, कोई पर्टिकुलर फॉर्म अटेस्टेशन का नहीं होता। तो ये आपके सामने अटेस्टेशन की परिभाषा थी, अटेस्टेड, ये आई होप आपको ये परिभाषा समझ आ गई, डेफिनेशन ये हमने इसके अंदर एक एक चीज बता दी। अगली जो डेफिनेशन है आप देखेंगे रजिस्टर्ड की जो डेफिनेशन है, टेस्टेड के बाद अटेस्ट रजिस्टर्ड आपको अगली डेफिनेशन मिलती है। तो रजिस्टर्ड होता क्या है, इजीली समझ लीजिए। रजिस्टर्ड अगर आप देखें तो ये रजिस्टर्ड होता क्या है, अगर रजिस्टर्ड आपको समझना हो तो ये कहता है कि जहां पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, जहां पर लॉ रजिस्ट्रेशन एक्ट का चलता हो उसी के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन, यानी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स जो वर्ड लिखा है, लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स, यानी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात कर रहा है। तो रजिस्ट्रेशन यानी जो सेक्शन 54 में सब सेक्शन 2, 3 आपने पहले देख चुके हैं, 59 हो गया, 107 हो गया, 123 हो गया, 118, ये सारे जहां पर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है तो कैसे होंगे, तो वो होंगे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो लॉ है वो हमारे इंडिया में इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है। फिर अगली परिभाषा हम देखते हैं इसके अंदर एक्शनेबल क्लेम की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा आ जाती है आपके लिए, एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम की जो परिभाषा है ये अनुयोज्य दावा भी बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम होता क्या है, तो देखिए इसको हम ऐसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक्शनेबल क्लेम क्या है, अनसिक्योर्ड डेब्ट, पहली चीज है अनसिक्योर्ड डेब्ट, इनके बारे में इलस्ट्रेटिव फॉर्म में हम देखेंगे क्या होता है अनसिक्योर्ड डेब्ट। अनसिक्योर्ड डेब्ट एक्शनेबल क्लेम अदर देन, ये याद रखिए अदर देन क्या होता है, अदर देन मॉर्गेज। मॉर्गेज के अलावा, मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में सेक्शन 58 में आपको दिख जाता है, सेक्शन 58 टीपीए में। और फिर उसके बाद प्लेज, ये प्लेज यहां नहीं लिखेगा क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेल वगैरह होता है या मॉर्गेज जो यहाँ पर बंधक होता है वहां पर प्लेज जो होता है सेक्शन 172 आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिख जाएगा प्लेज। और हाइपोथिकेशन, ये हम इनको समझते हैं हाइपोथिकेशन प्लेज क्या होता है, ठीक है, अभी समझते हैं। तो ये एक अनसिक्योर्ड डेब्ट है अदर देन मॉर्गेज, प्लेज और हाइपोथिकेशन, यानी ये तीनों चीज नहीं होगी तो ऐसा कोई डेब्ट है, ठीक है। बी में आपको दिखता है इसके अंदर कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, मूवेबल, नॉट इन पोजेशन, नॉट इन पोजेशन। अब पोजेशन कैसा है, पोजेशन हो सकता है एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, नॉट इन पोजेशन ऑफ क्लेमेंट, जो क्लेमेंट है उसके पोजेशन में नहीं है, एक्चुअल भी पोजेशन हो सकता है कंस्ट्रक्टिव। तो ये है आपका एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। और फिर अगर आप देखें उसको आगे देखें तो विच कोर्ट रिकॉग्नाइज एट ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, कोर्ट रिकॉग्नाइज एज ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, सिविल एक्शन मतलब आप वाद ला सकते हो, सूट ला सकते हो, कोर्ट इसको इन दोनों को रिकॉग्नाइज करती है कि अगर आपको जो है अनसिक्योर्ड डेब्ट नहीं मिल रहा है या मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है जो आपके पोजीशन में नहीं है किसी और के पोजीशन में, तो उसके लिए जो आप सूट ला सकते हो। अब ये दोनों चीजें कैसी हो सकती है, ये हो सकती है एग्जिस्टिंग, मतलब हर पॉइंट के ऊपर हम इलस्ट्रेशन में देखेंगे, एग्जिस्टिंग हो सकती है, एक्रूइंग हो सकती है कि आने वाली है, मिलने वाली है, ठीक है, कंडीशन के ऊपर कोई हो सकती है, या फिर जो है कंटिंजेंट जो है कोई इवेंट की हैपनिंग के ऊपर आपको मिल सकती है। तो ये है आपका अनसिक्योर्ड, ये एक्शनेबल। अब देखिए अनसिक्योर्ड डेब्ट, अब इनको इलस्ट्रेटिव फॉर्म में देखते हैं तो अनसिक्योर्ड डेब्ट होता क्या है इसको हम देखते हैं। अनसिक्योर्ड डेब्ट, तो देखिए ऐसा कोई डेब्ट है जो आपको जो है जिसके लिए आप जो है सिक्योरिटी नहीं है, जैसे ए ने बी से कुछ पैसे उधार लिए, जैसे 10,000 रुपए बी से पैसे उधार लिए ए ने, ठीक है। अब जो है ए ने एक डेब्ट ले लिया बी से, अब बी जो है इसने ना मॉर्गेज रखा है, ना प्लेज रखा है, ना हाइपोथिकेशन, कुछ तीनों में से कुछ भी नहीं किया है, ना मूवेबल प्रॉपर्टी रखी है उसकी एक लोन पे ना, तो बी जो है ए से पैसा लेने के लिए हकदार है, ठीक है। तो ये जो है एग्जिस्टिंग आपको दिख रहा है, ये डेब्ट जो है बी का ए के ऊपर एग्जिस्टिंग डेब्ट और कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है इसको, कोर्ट इसको रिकॉग्नाइज करती है ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, इसको कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक्रूइंग, जो मिलने वाला, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए डेट सिक्योर्ड डेट में सैलरीज जो होती है, जो मंथली सैलरी मिलती है, जैसे 5th ऑफ एवरी मंथ सैलरी मिलती है, तो अगले महीने की 5th तारीख को जो सैलरी मिलेगी वो एक्रूइंग है। तो आप ये आपका अनसिक्योर्ड डेब्ट है, बी आपको सैलरी देता है ए को, तो बी से जो है ए मांग सकता है अपनी सैलरी एक्रूइंग।
कंडीशनल हो सकता है डेप्ट, है ना। डेप्ट जैसे एग्जांपल के तौर पे ए ने बी को बोला, ठीक है, कि अगर ये फला कंडीशन फुलफिल होती है, ये कंडीशनल ट्रांसफर आपने सेक्शन 25 वगैरह में देखे कंडीशन, तो आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो ये अभी आपको मिली नहीं है, लेकिन आपका डेप्ट अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तब। कंटीजेंट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर कोई इवेंट होती है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे कंटीजेंट में आप देखिए ए ने बी को बोला कि फला अनसर्टेन इवेंट अगर हो गई, ठीक है, जैसे बारिश हो गई, तो ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। तो अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर जैसे अगर आप देखें, या फिर जो भी डेप्थ है, ठीक है, उस डेप्थ के ऊपर बी का जो है, ये यहां पर आप समझ लीजिए कि बी जो है वो क्लेम कर सकता है, क्योंकि डेप्थ है इसके ऊपर, किसके ऊपर, बी के ऊपर ये डेप्थ है कि ये ए को प्रॉपर्टी दे, जो भी डेप्थ है, तो ये एक अनसिक्योर्ड डेप्थ है। तो आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया कि अनसिक्योर्ड डेप्ट कैसा होता है। अब हम समझ लेते हैं मॉर्गेज क्या होता है। मॉर्गेज के अंदर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है लोन पे रखी जाती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहां पर सिक्योरिटी के पर्पस पे इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये एक्शनेबल क्लेम नहीं हो सकता। प्लेज क्या होता है कि कोई भी, जैसे बेलमेंट के अंदर होता है कि आप कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो सामने बेलर को प्रॉपर्टी दे देते हो, तो वो प्रॉपर्टी बेलर की कस्टडी में होती है, तो वो प्लेज होता है। और अगर हाइपोथिकेशन क्या होता है, जैसे आप कार लोन वगैरह लेते हैं, तो लोन जो है आपको मिला हुआ है, लेकिन कार के ऊपर जो लोन मिला पोजीशन आपका है, तो वो हाइपोथिकेशन होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो है एक्शनेबल क्लेम में नहीं आती। फिर मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजीशन ऑफ द जो है क्लेमेंट, ये एक्चुअल भी नहीं है, कंस्ट्रक्टिव भी नहीं। कैसे, जैसे ए जो है, इन्होंने एक वीट खरीदने का, वीट जो है बी से खरीदे वीट, और ये जो वीट जो है यहाँ पर वीट बी के गोडाउन में रखी है, गोडाउन में बी का यहाँ पर वीट रखे, तो ए जो है इन्होंने इसके लिए पैसा दे दिया है बी को, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है वीट, और बी के ए के पोजीशन में नहीं है। एक्चुअल यानी कि ए के घर में, हाउस हो सकता है एक्चुअल, है ना, और कंस्ट्रक्टिव का मतलब हो सकता है कि इनके जो सर्वेंट के पास कोई पोजीशन है, तो ये कंस्ट्रक्टिव, या फिर जो है इनके कहीं पर भी इनके पोजीशन में जहां पर भी रखते हैं प्रॉपर्टी है, तो वो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, इनके कस्टडी रखने की जगह वगैरह, तो ये एक्चुअल इनके घर वगैरह में, इनके हाथ में, ये कंस्ट्रक्टिव। ये भी नहीं है, यानी प्रॉपर्टी बी के पास है, प्रॉपर्टी बी के पास है, यानी बी जो है उसका पोजीशन रखे हुए, तो क्लेमेंट के पोजीशन में प्रॉपर्टी नहीं है, तो ए जो है इस प्रॉपर्टी को लेने के हकदार है, कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है कि ए जो है इस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी का जो है पोजीशन, नॉट इन पोजीशन ऑफ, मूवेबल प्रॉपर्टी की जो है ये पोजीशन है जो क्लेमेंट के पोजीशन में नहीं है, ठीक है, तो ये कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है। ये एग्जिस्टिंग हो सकता है, ठीक है, ये जो है आपका एग्जिस्टिंग हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इन्होंने वीट खरीद लिए, तो वीट एग्जिस्टिंग है, ठीक है, तो यहां पर इन्होंने खरीद लिया। एक्रूइंग हो सकता है, जैसे अगर आप देखें तो सैलरी के केस में जो एक्रूइंग होता है अनसिक्योर्ड डेब्ट, आप सैलरी जब लेते हैं तो ये जो अनसिक्योर्ड डेब्ट भी आप देखेंगे तो एक्रूइंग होता है, जब सैलरी हर मंथ के 5 पे मिलेगी, तो ये एक्रूइंग सैलरी होती है, ठीक है। आप देखें यहां पर अगर कंडीशनल देखें, तो कंडीशन के अंदर जैसे कोई कंडीशन है, ए ने अगर कोई कंडीशन फुलफिल की तभी इसको ये वीट मिलेंगे, तो अगर ए कंडीशन फुलफिल करेगा तो ये ए का जो है आप समझ लीजिए कि एक्रूइंग कंडीशनल पे, कंटीजेंट अगर बारिश हो गई तो ये वीट आपको मिलेंगे, तो ए को कब मिलेगा, जब वो बारिश होगी, तो ये ए का जो है एक्शनेबल क्लेम है, क्योंकि अगर वो कंडीशन फुलफिल हो गई या कंटीजेंसी हो जाती है तो ए इसके लिए हकदार है। तो ये था आपका एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम जो है आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम अगली डेफिनेशन देखते हैं, जो है अटैच टू अर्थ हमने देख लिया है। अब लास्ट डेफिनेशन इसके अंदर हम देख रहे हैं नोटिस की। नोटिस को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक होता है एक्चुअल नोटिस और एक होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एक कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो दो तरीके से हम नोटिस को पढ़ेंगे, एक्चुअल नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। तो एक्चुअल नोटिस क्या होता है, तो जो पहला पैरा है नोटिस की डेफिनेशन का वो एक्चुअल नोटिस है, जो एक्सप्लेनेशन के पहले का जो पैरा है वो पूरा एक्चुअल नोटिस है, और जितने भी एक्सप्लेनेशन उसके अंदर दिए 1 2 3 4 वो सारे के सारे जो है कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में है। तो देखिए एक्चुअल नोटिस में पहली चीज आती है कि जो आपके नॉलेज में बात आ गई है, ठीक है, मतलब आपको वो पता चल चुकी है, तो एक्चुअली आपको वो पता चल चुकी है, तो ये नॉलेज की बात है पहली, ठीक है। तो आपके नॉलेज में अगर बात आ गई, आपको पता लग चुकी है बात, तो वो आपको नोटिस उसका हो चुका है, ठीक है। दूसरा एक्चुअल नोटिस होता है विलफुल एब्सटेनेंस, आपने जो है उसको जानने की कोशिश नहीं की। एक्चुअल नॉलेज में कैसे, जैसे ए बी को कोई घर बेचने वाला है और ए के नॉलेज में आ गई कि हाँ बी मेरे को घर बेचने वाला, तो बी को ये नोटिस है घर का कि हाँ ये प्रॉपर्टी मुझे बेचेगा। विलफुल एब्सटेनेंस, ठीक है, जिसके अंदर आपने इंक्वायरी भी नहीं की, ठीक है, नो इंक्वायरी, ठीक है, आपने इंक्वायरी करने की कोशिश भी नहीं की। ये कैसे होता है, जैसे विलफुल एब्सटेनेंस कब होता है, जैसे ए जो है बी से प्रॉपर्टी खरीदने वाला है,
ठीक है। और बी जो है इसको डॉक्यूमेंट नहीं बताता, लेकिन अगर देखे बायर की तरफ से, अगर देखे तो बायर को जो है जब भी प्रॉपर्टी खरीदना तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग ले, ये डॉक्यूमेंट नहीं बता रहा है इसको बी, तो ये ए जो है अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट मांग सकता था, लेकिन इन्होंने इससे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, तो इसकी तरफ से विलफुल एब्सटेनेंस है, यानी अपनी तरफ से गलती है कि इन्होंने जो है इससे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे। बाद में अगर इसका टाइटल नहीं होता तो ए की जिम्मेवारी, क्योंकि ए ने डॉक्यूमेंट्स बी से नहीं मांगे और प्रॉपर्टी खरीद ली। फिर ये विलफुल एब्सटेनेंस, इसका मतलब इनको नोटिस है कि बी अगर बी जो है उसके पास टाइटल है, लेकिन ये चीज। फिर उसके बाद ग्रॉस नेग्लिजेंस एक पॉइंट होता है आपका एक्चुअल नोटिस में। देखिए होता क्या है कि एक केस लियोर्ड का बहुत अच्छा केस है, ग्रॉस नेग्लिजेंस का मतलब केयरलेसनेस को कहा गया है। देखिए होता क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इस केस में बताया गया ग्रॉस नेग्लिजेंस, जैसे एन नाम की एक बैंक होती है, ठीक है, वो किसी एक्स नाम का कोई भी व्यक्ति है, उससे उनने जो है ये एक्स नाम के व्यक्ति ने एन बैंक से लोन लिया है, तो एक डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड करके एक मॉर्गेज होता है, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट रखना होता है, यानी उस प्रॉपर्टी का टाइटल जो भी है, जिसके जो लोन ले रहा हो, तो आप एक डॉक्यूमेंट टाइटल डीड रख दो और रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराना होता, उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट ही काफी होता है। अब एन नाम की बैंक में एन को पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मॉर्गेज के अंदर अभी अगर इसको जो मिला हुआ है ये टाइटल है। अब ये एक्स इससे मांगता है, और अगर देखा जाए तो जो है ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग रहा है एन से, और एन जो है इसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दे सकता क्योंकि ये मॉर्गेज की सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, ये डॉक्यूमेंट ही काम का है। अब एन इसको दे देता है और एक्स किसी एग्जांपल के तौर पे एम बैंक को ये डॉक्यूमेंट दे देता है और एम से भी मॉर्गेज ले लेता है, तो ये इनकी तरफ से ये माना गया कि ग्रॉस नेग्लिजेंस, बहुत बड़ी केयरलेसनेस है कि ये मॉर्गेज ही जो है इस डॉक्यूमेंट पे बेस्ड था पूरा, ठीक है, तो ये ग्रॉस नेग्लिजेंस की बात है। ये होगा एक्चुअल नोटिस। अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, देखिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस में पहला एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो है वो रजिस्ट्रेशन को कंस्ट्रक्टिव नोटिस बता रहा है, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के केस में अगर आप देखिए तो दो इंस्टांसेस, एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो है आपका वो रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो दो तरीके से अपन इसको देखते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि अगर प्रॉपर्टी किसी भी जहां पर भी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट है और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है ये मान लिया जाता है कि जो है नोटिस कंस्ट्रक्टिव हो चुका है, यानी आप रजिस्ट्री ऑफिस पे जाके चेक कर सकते हो, अगर उसका रजिस्टर है आपको पता लग जाएगा किसके नाम पे प्रॉपर्टी, तो फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये प्रॉपर्टी जब जिस भी रजिस्ट्री ऑफिस में आप देखोगे देख लोगे, तो ये कब होता है, ये वाला पॉइंट, पहला वाला जो पॉइंट है, ये प्रॉपर्टी अगर ए की प्रॉपर्टी ए की डिस्ट्रिक्ट में, ये वाला पहला पॉइंट है। इसमें फिर और एक पैराग्राफ चालू होता है इसके बाद, ये पहले, उसके बाद दूसरा बोलता है कि अगर ए की प्रॉपर्टी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, 2 डिस्ट्रिक्ट्स, ए की प्रॉपर्टी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है अगर, और जैसे एग्जांपल के तौर पे ये प्रॉपर्टी है, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट में, इंदौर में भी है और अगर देखिए देवास में भी, 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी, इंदौर देवास 2 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉपर्टी है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोसीजर है, ठीक है, सेक्शन 30 के अंदर एक प्रोसीजर है, सब रजिस्ट्रार वगैरह जो उस डिस्ट्रिक्ट का होता है, जैसे अगर इंदौर वाले को रजिस्ट्री कराना है तो इसके सब रजिस्ट्रार को एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ये देता है। उसके बाद सेक्शन 60 रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन है, सेक्शन 60 रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो सब रजिस्ट्रार उस डिस्ट्रिक्ट का ये बताता है कि हाँ ठीक है, और वो जिस दिन बता दे कि हाँ रजिस्ट्रेशन हो गया, तो उस डेट से रजिस्ट्रेशन का नोटिस मान लिया जाता है कि हाँ रजिस्ट्रेशन हो गया। तो इसके अंदर ये बात है, जैसे एक 2 डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एक ही प्रॉपर्टी, सेक्शन 60 का यूज देखिए आप रजिस्ट्रेशन एक्ट में, सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 लिखा है वहां, लेकिन वो रिपील्ड हो चुका है, आप बैरेक्स में उसको रिपील्ड लिख लीजिए, सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 रिपील्ड हो चुका है, तो ये वाली बात थी इसके अंदर। अब उसके अंदर कुछ और बातें भी है, जैसे पहली बात है कि जो प्रोवाइजो वाली जो बातें बता रहा हूं, कि पहली बात है कि सबसे पहली बात इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन हुआ, तो पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, सेकंड, ये बोल रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन के अंदर जो आपको दिख रहा है वो सेक्शन 51 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में बुक्स के बारे में कुछ ए बुक, बी बुक, सी बुक, तो उन बुक्स के अकॉर्डिंग उसके अंदर लिख लिया गया कि इस बुक में रजिस्ट्रेशन हो गया। और तीसरी बात कि सेक्शन 55 उसी एक्ट में एक इंडेक्सेस है, जैसे इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स 2, फॉर्म, ऐसे फॉर्म 1, 2, 3 ऐसा करके लिखे, तो उन इंडेक्सेस के अंदर जो है वो चीज चढ़ा दी गई है कि ये प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी का एग्जांपल के तौर पे कोई भी प्रॉपर्टी इमूवेबल, उस लैंड का रजिस्ट्रेशन हो गया, तो ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है अगर इन वाले मैटर में, तो ऐसा माना जाएगा कि ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये दोनों के लिए ये रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। फिर हम अगले पॉइंट के ऊपर देखते हैं। अगला पॉइंट, इसी के अंदर एक्सप्लेनेशन नंबर आपको 2 मिलता है, यानी क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति एक्चुअल पोजीशन में है, ठीक है, एक्चुअल पोजीशन में अगर कोई व्यक्ति है तो उसके टाइटल की बात है,
कि वो हो सकता है कि वो व्यक्ति ओनर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए जो है बी को प्रॉपर्टी बेचता है 10 लाख में, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी पे बी जो है पोजीशन में है, यानी इस प्रॉपर्टी पे बी पोजीशन में आ गया। अब प्रॉपर्टी सी खरीदने आता है ए से, वही वाली जो बी को बेच चुका है। अब सी देखता है कि बी पोजीशन में है, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी 5 लाख में जो है सी को भी बेच देता है ए। तो यहां पर सी की तरफ से गलती है क्योंकि बी पहले से ऑलरेडी इन पोजीशन है। तो जो व्यक्ति एक्चुअल पोजीशन में होता है, ये भी एक नोटिस है कि हो सकता है कि वही ओनर है, और ओनर वही है। आप इस सी की जिम्मेदारी थी कि सी देखे कि बी ओनर है या नहीं है, ठीक है। फिर लास्ट एक्सप्लेनेशन इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि अगर कोई एजेंट को नोटिस दिया है तो ये माना जाएगा कि आपने प्रिंसिपल को ही नोटिस दिया। याद रखिए एजेंट वाला केस, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे देश में अंबानी जी है, उनके बहुत सारे एजेंट हो सकते हैं, बहुत सारे जो है उनके एजेंट हो सकते हैं, जैसे जियो, रिलायंस जियो है, या बहुत सारी उनकी कंपनीज है अलग अलग। तो जैसे कोई भी है कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, तो सबके एजेंट अलग अलग है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अंबानी जी को हम लेते हैं यहाँ पर, तो उनकी एक कंपनी है जियो, फिर एक कंपनी है रिलायंस, जो भी उनकी कंपनीज है वो सारी कंपनीज है ना, इलेक्ट्रिसिटी की कोई कंपनी हो सकती है। तो अगर जियो वाले एजेंट को आपने जियो वाले एजेंट को आपको नोटिस देना था और आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले एजेंट को दे दिया, तो ये अंबानी जी को नोटिस नहीं पहुंचा, यानी प्रिंसिपल को नोटिस तभी पहुंचेगा जो आप एग्जैक्ट एजेंट को, उसी जो उसका एजेंसी का काम कर रहा है, यानी ये समझ लीजिए एजेंसी के जो प्रिंसिपल से कॉन्ट्रैक्ट में उसके अकॉर्डिंग उसके ही एजेंट को आपने अगर प्रॉपर्टी दी है, सॉरी उसके एजेंट को आपने नोटिस दिया है, तो तभी माना जाएगा कि उस एजेंट को आपने नोटिस दी। ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये आपको आई होप समझ आ गया होगा कि उसी एजेंट को देना जो उसका काम कर रहा है। फिर लास्ट में ये है कि एजेंट के अगर फ्रॉड से, लास्ट में प्रोवाइजो है कि एजेंट के फ्रॉड से अगर प्रिंसिपल को वो बात नहीं पहुंची, तो फिर ये माना जाएगा कि प्रिंसिपल को नोटिस नहीं था। आई होप ये वाली डेफिनेशन आपको समझ आ गई। एक सेक्शन और है सेक्शन 4, इसको समझ लीजिए। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 दो चीजों की बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करता है और रजिस्ट्रेशन एक्ट की। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्या बात करता है कि जैसे ये जितने भी प्रोविजंस इंडियन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जिनकी परिभाषा वगैरह, जैसे वॉइड एग्रीमेंट हो गया या वॉइड हो गया या वॉइडेबल जो कोई वर्ड है, कंसीडरेशन वर्ड, ये सारे, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की कोई टर्म्स वगैरह की कोई, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पार्टीज वगैरह की बात है या कंपिटेंसी की, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आप उसको ले लेना। यानी अगर यहाँ पर नहीं बताया कि कौन वॉइड होता, कैसा वॉइड होता है एग्रीमेंट, या जो है वॉइडेबल कैसा होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो ये सब चीजें जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ले लेंगे। और जितने भी रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन यहाँ बताए, जैसे 50 आपको 4 सबसेक्शन 54 पैरा 2 पैरा 3 या 59 हो गया, 107 123 118, इनके अंदर जो रजिस्ट्रेशन है तो सप्लीमेंटल टू इंडियन रजिस्ट्रेशन है, यानी सेक्शन 17 और 18 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का अप्लाई होगा यहाँ पर। ये था सेक्शन 4। आई होप आपको ये डेफिनेशन और सेक्शन 4 समझ आया होगा। और अगली वीडियो के लिए जो है आप जरूर से लाइक करिए और कमेंट्स करिए कि आपको जो है ये वीडियो कितनी अच्छी लग रही है और आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। थैंक यू।